So students, yesterday I was discussing this example number 10.6. So what is there in the example 10.6? You see, in a car lift, compressed air exerts a force F1 on a small piston. ठीक है, ऐसा समझ लो कार का ब्रेक ऐसा है. ठीक है, कार लिफ्ट, कार वॉश में जो है कार लिफ्ट होती है ना, कार को ऊपर उठाते हैं, तो एक छोटा पिस्टन है जहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, फोर्स F1 लगाता है स्मॉल पिस्टन के ऊपर, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है. This pressure is transmitted to a second piston of radius 15 सेंटीमीटर. ये प्रेशर जो है ट्रांसमिट होता है लिक्विड सिस्टम से हाइड्रोलिक सिस्टम से सेकंड पिस्टन, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर. रेडियस दिया तो पाई आर स्क्वायर से एरिया निकल जाएगा. इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 किलोग्राम, 1350 किलोग्राम की कार को ऊपर उठाना है, देन कैलकुलेट F1, वो छोटे वाले पिस्टन पे कितना फोर्स लगाया था. सो एज पर द Pascal's law, the pressure is transmitted undiminished throughout the fluid. तो फोर्स F1 लगा रहे हैं मतलब हम प्रेशर लगा रहे हैं स्मॉल पिस्टन पे, तो प्रेशर कितना लगा रहे हैं F1 अपॉन एरिया 1. F1 अपॉन एरिया 1 is the pressure 1, pressure on this side. So on the other side where the car is to be lifted, the pressure is what? F2 upon A2, area of cross section of that end on which the car is there. So F1 upon A1 is equal to F2 upon A2, and we have F1 is equal to force on the small piston is equal to A1 upon A2 into F2, right? तो A1 कितना है? A1 स्मॉल एरिया है तो पाई आर स्क्वायर रख दिया, आर की वैल्यू 5 × 10⁻² मीटर है, और पाई ए हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी है, ये रख दिया 15 × 10⁻². सीधा सीधा रेडियस दिया, डायमीटर नहीं दिया, इसलिए हम रेडियस की वैल्यू रख देंगे. Now solving this, we will get this 1470 न्यूटन. कितना आ जाएगा? 1470 न्यूटन, राइट? तो इतना न्यूटन जो है फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका मतलब 1.5 × 10⁻³ न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, बराबर है? तो पूछा है व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी, तो प्रेशर नेसेसरी F1 तो पूछा नहीं, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो भैया फॉर्मूला जो है फिर से लगा दो प्रेशर का. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स तो ये आ गया 1.5 × 10⁻³ डिवाइड विद एरिया, एरिया जो है पाई आर स्क्वायर आएगा. ठीक है, ये आ गया प्रेशर F1, फोर्स, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा नहीं है, 5 × 10⁻² होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पे पाई आएगा. So if you calculate, the answer comes out to be 1.9 × 10⁵ Newton per meter square. बराबर? Now hydraulic brakes in the automobiles work on the same principle. तो आप जो पैर से जो ब्रेक लगाते हैं, आपको एफर्ट कितना लगाना पड़ता है? You have to apply a very less effort, है? और इतना बड़ा गाड़ी रुक जाता है. ठीक है, तो इसमें बताया उसका क्या होता है, ब्रेक्स में क्या होता है, फोर्स ऑन द पेडल विद आवर फुट. ठीक है, तो होता है क्या, जो मास्टर पिस्टन है मूव्स इनसाइड द मास्टर सिलेंडर. एक मास्टर पिस्टन होता है, मास्टर पिस्टन के अंदर मास्टर सिलेंडर होता है, तो मास्टर पिस्टन मास्टर सिलेंडर के अंदर चलता है. ठीक है, हमारे पैर के प्रेशर से, और प्रेशर जो होता है अनडिमिनिश्ड ट्रांसफर होता है ब्रेक ऑयल में. ठीक है, पिस्टन ऑन ए लार्जर एरिया, जो ब्रेक शू होता है, चारों पहियों में जो ब्रेक लगा होता है वहाँ का एरिया बड़ा होता है, तो एक वहाँ पे पिस्टन होता है. ठीक है, तो वहाँ वो बराबर से फोर्स प्रेशर जो है ट्रांसमिट हो जाएगा अनडिमिनिश्ड. ठीक है, इसका मतलब लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट पिस्टन. ठीक है, एंड दैट फोर्स अप्लाइज द ब्रेक्स अगेंस्ट द 4 व्हील्स, ब्रेक लाइनिंग. ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉल फोर्स जो पेडल पे है उससे लार्ज रिटार्डिंग फोर्स व्हील्स पे मिल जाता है. और इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर सेटअप बाय द प्रेसिंग पेडल होता है, जो हमने प्रेशर लगाया अपने पैर से, वो चारों सिलेंडर, जो कि 4 सिलेंडर कनेक्टेड होंगे 4 पहियों से, तो सब में
इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ऑल सिलेंडर्स अटैच्ड द 4 व्हील्स, तो इसमें इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होगा पास्कल्स लॉ से, ठीक है। तो ब्रेकिंग एफर्ट इज इक्वल ऑन ऑल द व्हील्स। ऐसा नहीं है कि एक पहिए पे ब्रेक ज्यादा लग गया, एक पे कम लग गया। तो यहाँ पे अभी तक हमने जो पढ़ा, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा है पिछले क्लास में, ये सब मिला के होता है फ्लूइड स्टैटिक्स। नाउ वी विल बी स्टडीइंग द फ्लूइड डायनेमिक्स। द स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन इज नोन एज द फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। जैसे कि पानी का नल चलाते हैं किचन के अंदर, तो आपने देखा होगा कुछ नल ऐसे होते हैं, उसको धीरे से खोलेंगे तो उसमें से पानी बड़ा स्मूथली फ्लो करता है, नीचे की तरफ आता है ना। और उसी को जरा तेज खोल देंगे तो एकदम पानी की बौछार आती है कि नहीं आती है। ये जो स्मूथ फ्लो होता है और ये जो टर्बुलेंट फ्लो हो गया, जो पानी की बौछार आई, इसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो ये दोनों फ्लोस किस तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं, और इसमें वेरिएशन कैसे होता है, ये बात जानने के लिए हमें फ्लूइड के हर पार्टिकल को स्टडी करना पड़ेगा। वी फोकस आवर अटेंशन what is happening to various fluid particles at a particular point in space at a particular time। फ्लूइड के सभी पार्टिकल्स की क्या स्थिति है एक पर्टिकुलर समय पे, ये हमें स्टडी करना होगा, ठीक है। कुंबाड़िया दक्षल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। क्या? If you have any question, you can ask. नो सर। Okay. So we focus our attention on what is happening to various fluid particles at the particular point in space at a particular time। जैसे एक particular point हमने select कर लिया कि वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर किसी given point P पे flow of the fluid steady होता है, ठीक है, तो हम steady flow कब बोलेंगे? जब when the velocity of each passing fluid particle remains constant in time। कहने का मतलब है उस point P पे पीछे से आने वाला पार्टिकल होगा, उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। उसके बाद जो पार्टिकल आएगा पॉइंट पी पे, उसकी वेलोसिटी भी उतनी होगी। उसके बाद जो आएगा उसकी वेलोसिटी भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, स्पेस में पॉइंट पी पे सेम रहेगी। समझ में आया? अब उस पॉइंट के आगे दूसरा पॉइंट है क्यू। ये एक पाइपलाइन की बात करता हूं मैं। उस पाइप में एक आगे पॉइंट है क्यू, ठीक है। तो उस Q पॉइंट को अगर हम देखेंगे, देखो P हो गया, ये Q हो गया, Q पॉइंट को देखेंगे तो ये जो Q पॉइंट है, इस पे पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी वाटर के पार्टिकल की कितनी है? VQ है मान लो। तो पीछे से जो पार्टिकल आएगा, जब ये यहाँ पे पहुंचे, पीछे कुछ भी हो उस पार्टिकल की वेलोसिटी, जब ये Q पे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी VQ होनी चाहिए। इसके बाद वाला जो पार्टिकल आ रहा है वो Q पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी भी VQ होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि P पे वेलोसिटी VP है, Q पे वेलोसिटी VQ है, मतलब स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वहां पे वेलोसिटीज डिफरेंट है, लेकिन पीछे से आने वाला जो पार्टिकल जब P पे पहुंचता है, मतलब if we see a particular point P or Q, the velocities at these points will be constant। ऐसे पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को स्ट्रीम लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो each particle follows a smooth path and the paths of particles do not cross each other। ये जो पाथ है, एक पार्टिकल का पाथ दिखाया है, ये ऐसे ऐसे गया, ठीक है, तो ये स्ट्रीम लाइन बन गया, ठीक है। और एक बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन जो होगी, इसके बाजू में जो एक और स्ट्रीम लाइन होगी, इसके बाजू में एक और स्ट्रीम लाइन होगी, ऐसा करके ये बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन बन जाएगा, ठीक है। और वी कैन से पाइप ऑफ फ्लो बन जाएगा। इसमें से बहुत सारी स्ट्रीम लाइन्स ऐसे जा रही होंगी पैरेलली विदाउट क्रॉसिंग ईच अदर। व्हाई डू स्ट्रीम लाइन्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर? तो पहले तो स्ट्रीम लाइन की क्या डेफिनेशन हुई? द पाथ टेकन बाय अ फ्लूइड पार्टिकल अंडर अ स्टेडी फ्लो इज अ स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन कैसे डिफाइंड है? डिफाइंड एज अ कर्व। Streamline is defined as a curve whose tangent at any point is in the direction of the fluid velocity at that point। मान लो कि हमने ये स्ट्रीम लाइन देख लिया, ये स्ट्रीम लाइन है हमारे पास। तो इस स्ट्रीम लाइन में हमने पूछा पी क्यू, और हमारे पास में आर्बिट्रेरी एक पॉइंट ले लिया आर। इस पॉइंट पे जो है वेलोसिटी क्या होगी? तो वी विल ड्रॉ ए टेंजेंट एज शोन।
to this curve at the point R, this tangent will show the velocity at the point R. समझ में आया? इस तरीके से डिफाइन किया गया है इसको. How it is defined in streamline? Streamline is a curve whose tangent at any point is in the direction of the fluid velocity at that point. ठीक है. अब देखिए इस स्ट्रीमलाइन के ऊपर जो है एक ए पॉइंट आर है, तो इस पे वेलोसिटी वी आर है, और ये पॉइंट जेड है मान लो, तो इस जेड पॉइंट पे अगर जब पार्टिकल आता है तो जेड पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, तो ये पॉइंट वी जेड. तो इसका मतलब है ये स्ट्रीमलाइन है, इसके अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर जो है वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज इस तरीके से अपने को टेंजेंट से मिल जाएगा. ठीक है. नाउ नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस. ठीक है. क्यों नहीं क्रॉस कर सकती? पैरेलल क्यों होती हैं? इफ दे क्रॉस, मान लो कि एक स्ट्रीमलाइन जो है इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और दूसरी स्ट्रीमलाइन जो है इस तरीके से चली गई, क्रॉस कर दिया मान लो, तो इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट एज पर द स्ट्रीमलाइंस डेफिनेशन, इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ये वाली स्ट्रीमलाइन के हिसाब से इस पॉइंट को नाम रख दो P. तो यहाँ पे बता रही है ये स्ट्रीमलाइन की वेलोसिटी इधर है, डेफिनेशन स्ट्रीमलाइन की यही है ना, और ये स्ट्रीमलाइन जो है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन से कहता है कि इसकी जो वेलोसिटी है इसकी टेंजेंट होगी. ठीक है. तो यहाँ पे एक वेलोसिटी तो इधर बताई जा रही है, दूसरी वेलोसिटी इधर बताई जा रही है. अब अगर आप सड़क पे जाते हैं, ठीक है, और सड़क पे आपको दो मोड़ मिल जाते हैं, वी टाइप के दो मोड़ मिल जाते हैं, एक साइड इधर जाना है, किधर जाना है, तो आप दोनों रोड पे एक साथ में जा सकते हैं क्या? आप दोनों रोड पे एक साथ जा सकते हैं? हूँ क्या? इतना लंबा पैर है तुम्हारा, एक पैर उधर एक पैर उधर हो जाएगा. वी टाइप की रोड है, दोनों रोड पे एक साथ चल जाएंगे आप? एक ही रोड पे जाएंगे ना? हाँ, एक ही रोड पे जाएंगे ना. एक रोड पकड़ेंगे उसी रोड पे जाएंगे ना, दूसरी पे थोड़ी जाएंगे. दोनों पे एक साथ जाने को बोल रहा हूँ. तो यहाँ पे वही सिचुएशन है कि यहाँ पे पॉइंट P पे दो टेंजेंट ये शो करती हैं कि the velocity of the particle at this point is in this direction and this streamline is showing the velocity is in this direction. Velocity of the particle तो एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा. तो so this is a mathematical impossibility. Therefore, two streamlines can never cross. ठीक है. इसको theoretically कैसे बोलेंगे? No two streamlines can cross, for if they do, अगर वो streamlines cross करती हैं, and oncoming fluid particle can go either one way or the other and the flow would not be steady. ठीक है. कुछ पता ही नहीं रहेगा कि लेफ्ट में जा रहा है कि राइट में जा रहा है. ठीक है. Therefore, in the steady flow, the map of flow is stationary in time. ठीक है. If we intend to show streamlines of every flowing particle, हर एक flowing particle की streamline बनाना चाहते हैं अगर हम, ठीक है, तो we would end up with the continuum of lines known as pipe of flow. ठीक है. अभी मान लो कि हमने जो है बहुत सारी streamlines को बंडल करके ये बनाया. देखो एक streamline ये जा रही है, ठीक है, एक streamline ये है और एक स्ट्रीमलाइन ये है. ठीक है. तो ये काफी बड़ा फ्लो है, उस फ्लो में एक एरिया P ले लिया है, ये P साइड में ये एरिया ले लिया है, R के पास ये एरिया ले लिया है, Q के पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया हुआ है. ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया देखो अलग है, ये एरिया अलग है. ठीक है. सब एरिया PQR अलग अलग है. तो इसका एरिया AP, इसका AR और इसका AQ. ठीक है. और उन जगह वेलोसिटी जो पार्टिकल की एंटर हो रही है, मान लो कि एक पाइप है, ये एक पाइप है. ठीक है. इस पाइप के अंदर इधर से पानी एंटर हो रहा है, तो इस जगह वेलोसिटी पानी के एंट्रेंस की जो है VP है, यहाँ पे जब पहुंचता है तो VR है, और यहाँ पे पहुंचता है तो VQ है. ऐसा है. ठीक है. तो AP, AR एंड AQ आर द एरियाज एंड VP, VR, VQ आर द वेलोसिटीज. तो मास ऑफ द फ्लूइड which is crossing at AP in a small interval time of डेल्टा T टाइम में यहां से कितना मास पास होगा बताइए. देखिए वेलोसिटी कितनी है इसकी,
वीपी वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस चलता है कि नहीं। व्हाट इज द वेलोसिटी डेफिनेशन, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लो कि यहाँ पे जो पानी एंटर किया उसका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, इतना हुआ 1 सेकंड में। तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गई वीपी। तो ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम जो है ना, इसका लेंथ हो गया सिलेंडर का। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एपी है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हुआ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और ये डेल्टा टी टाइम में हुआ, अभी हम पर सेकंड की बात कर रहे हैं। तो पर सेकंड वाटर एंटरिंग एट द पॉइंट पी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो कितना हुआ, एरिया ऑफ द बेस एपी इंटू वीपी, ये हो गया वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मास हो गया, ठीक है। और डेल्टा टी टाइम में कह रहा है, तो 1 सेकंड में वीपी एपी इंटू रो, रो वीपी एपी अमाउंट का जो वॉल्यूम इधर एंटर हुआ, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो, इतना वॉल्यूम इधर एंटर हुआ, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा ही हर एक जगह करेंगे। तो अगर एरिया इंटू वेलोसिटी एपीवीपी लिखा है ना, ठीक है, और रो से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, मास एंटर्ड पर सेकंड। तो डेल्टा टी टाइम में कितना हुआ, मास एंटर्ड इन डेल्टा टी टाइम थ्रू द सेक्शन ए इज रो पी एपी वीपी डेल्टा टी, ये डेल्टा है समझो, ठीक है। तो इसी तरह तीनों जगह पी क्यू एंड आर पे करेंगे तो ये हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है देखिए 10.9 में, एंड ऑल द थिंग्स विल कट। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विल नॉट चेंज, पी पॉइंट पे जो फ्लूइड की डेंसिटी है वही आर पे रहेगी, वही क्यू पे रहेगी, वो भी इसमें पुटअप कर देंगे, रो पी रो आर रो क्यू कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, ए पी वी पी इज इक्वल टू ए आर वी आर इज इक्वल टू ए क्यू वी क्यू। दिस इज द फेमस इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। व्हाट इज दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। रिमेंबर दिस, इसको कैसे याद रखेंगे, किसी पाइप में किसी भी जगह पे पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू a3 v3, दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ए बी क्या देता है अपने को, ए और बी का जो प्रोडक्ट है, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड, तो इसका मतलब है ये लेंथ फैक्टर है और ये एरिया फैक्टर है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा ना, इसलिए इसका नाम दिया गया है क्या, वॉल्यूम फ्लक्स। ए बी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, वॉल्यूम फ्लक्स, या इसका दूसरा नाम है फ्लो रेट, ठीक है। इतना वॉल्यूम पर सेकेंड जो है उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे एंटर हो रहा है, ठीक है। तो ये ए बी का जो प्रोडक्ट है, ए इंटू बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द पाइप ऑफ द फ्लो। इससे अपने को एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, जैसे कि ये है तुम्हारा जो नैरो एंड है, ठीक है, नैरो एंड जो है नैरो एंड को हम नाम दे देते हैं क्या, A1 एरिया यहाँ का दे देते हैं और V1 वेलोसिटी यहाँ पे दे देते हैं, और ये चौड़ा वाला एंड है, इसका एरिया हम बोल देते हैं A2 और वेलोसिटी यहाँ पे बोल देते हैं V2। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया और ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। इन दो के बीच में हम देखते हैं कि यहाँ से पानी फ्लो किया और यहाँ से निकल रहा है, आगे की साइड में जा रहा है, तो जो है इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी नैरोअर एंड से जा रहा है, ठीक है, तो ए बी की प्रोडक्ट को कांस्टेंट होने के लिए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो V1 ज्यादा होगा कि V2 ज्यादा होगा बताइए, V1 इज ग्रेटर और V2 इज ग्रेटर फॉर दिस फ्लो इन दिस पाइप, बोलिए। तो नैरोअर एंड पे जाएगी क्योंकि एरिया कम है, और एरिया और प्रोडक्ट को बराबर रखने के लिए कि इसका एरिया ज्यादा है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ भी हो, ठीक है,
यहाँ पे वेलोसिटी अपने को पूछ रहा है, तो इसका एरिया कम है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को इसके बराबर करने के लिए वेलोसिटी मस्ट बी मोर। इसका मतलब नैरो एंड पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। एट नैरोअर पोर्शंस वेयर द स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड, यहाँ देखिए स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड, यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। पानी तो वही जा रहा है ना, जो पानी इधर से एंटर पी में से कर रहा है वही आर से जा रहा है, वही क्यू से निकल रहा है, बराबर। At narrower portions where the streamlines are closely spaced, velocity increases. ये समझ में आया? This is the important application of the equation of the continuity. And the term A into V gives the volume flux or the flow rate. ठीक है? अब स्टेडी फ्लो जो है वो लो फ्लो स्पीड्स पे अचीव होता है। स्टेडी फ्लो कब होता है? जब फ्लो स्पीड लो होती है। एक क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड होती है, उस क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा स्पीड पे जब लिक्विड फ्लो होता है तो वो अपनी स्टेडीनेस को लूज कर देता है और वो टर्बुलेंट बन जाता है। स्टेडी एंड टर्बुलेंट, ठीक है। नाउ दिस फिगर 10.8a जो दिखाया है, ये देखो दिखाया है, दिस इज अ लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो कौन सा होता है? स्टेडी फ्लो इज ए लैमिनर फ्लो, और उसकी स्ट्रीम लाइंस स्ट्रेट लाइंस होती हैं। स्ट्रीम लाइंस यू सी दीज आर द स्ट्रेट प्लेन्स। ये ऊपर नदी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और ये नदी का बॉटम वाला हिस्सा है, राइट। नदी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, नदी का सबसे बॉटम वाला हिस्सा। तो नदी का सबसे बॉटम वाला हिस्सा जो है इसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है और नदी के सबसे ऊपर वाले हिस्से की वेलोसिटी सबसे ज्यादा तेज होती है। और ये जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है पर यूनिट डिस्टेंस, ये यूनिफॉर्मली मेंटेन होता है। अगर ये दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस डेल्टा भी है तो इसके अगले लेयर में भी डेल्टा भी होगा, अगली लेयर के बीच में भी डेल्टा भी होगा। इस तरीके से यहाँ और यहाँ के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन पर यूनिट गैपिंग जो है the velocity difference will be constant. Such type of flows are known as laminar flow. Now you see this is a turbulent flow. ये laminar flow नहीं है, turbulent flow है। बौछार जो होती है जिसको बोलते हैं ना, वो turbulent flow होता है, ठीक है। Now comes a very important thing, Bernoulli's principle. Bernoulli's principle क्या है? फ्लोइंग फ्लूइड के लिए, फ्लूइड डायनेमिक्स में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए एक पाइप में Bernoulli's principle जो है, it is a general expression that is relating between the 2 points in a pipe to both the velocity changes and elevation changes. Means energy conservation principle है Bernoulli's theorem. You see, एक पाइप है, इसका हाइट कम है h1, इस एंड का हाइट ज्यादा है, सेंटर से नापा गया है h2, ठीक है, और पानी इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वाटर एंटर होगा तो वहाँ यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? v1 है। तो डेल्टा टी टाइम में v1 डेल्टा टी लेंथ चल जाएगा, ठीक है। ये सरफेस, ये एरिया जो है, ये हिस्सा यहाँ पे पहुंच जाएगा कितने? v1 डेल्टा टी टाइम। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इन डेल्टा टी टाइम, ठीक है। और इधर से जो एंटर होने वाला जो मास है, मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू दिस लेंथ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा आपका, ठीक है, जो अभी हमने बात करी थी दिस एरिया उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। अब जितना पानी इधर एंटर किया उतना ही पानी यहाँ पे निकलेगा बाहर डी एंड पे, है कि नहीं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जितना मास ऑफ वाटर इधर एंटर हुआ है उतना ही मास ऑफ वाटर इधर से निकलेगा, बराबर है। और यहाँ पे निकलते वक्त इसका एरिया अलग है, देयरफॉर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v2 है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी हियर? वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज v2 हियर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जब वो लिक्विड का एलिमेंट था तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 थी। नाउ यू सी द पोटेंशियल एनर्जी mgh2 हैज बीन चेंज। यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी तो हाफ mv1 स्क्वायर द काइनेटिक एनर्जी वाज देयर। यहाँ पे पहुंचा तो हाफ v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही चेंज हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो बर्नौलीज प्रिंसिपल ये दोनों चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हुए किसके साथ रिलेशन बताती है? इस एंड पे प्रेशर और इस एंड पे प्रेशर। ये एंड हमारा वन एंड है, फर्स्ट एंड है, और ये एंड सेकेंड एंड है। तो इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा उस प्रेशर डिफरेंस से फ्लो होगा, और फ्लो होने से
what will be the kinetic energy difference and what will be the potential energy difference. This it explains the Bernoulli's equation. और इसका proof क्या है? Let us concentrate our minds on that. तो मैंने आपको बताया flow at two regions 1 and 2. ठीक है, फिगर याद रहेगा ना आपको? किताब खोल के बैठ जाइए, नहीं तो open your textbook and see what is there. Now consider the fluid initially lying between B and D. ठीक है, तो बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी में V1 स्पीड से एंटर हो रहा है B पे, ठीक है, और V2 से D पे निकल रहा है. तो फ्लूइड जो है V1 डेल्टा टी स्मॉल अमाउंट जो है V1 इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड इनटू डेल्टा टी. तो ये जो है इतना डिस्टेंस जो है फ्लूइड मूव कर गया होगा, ठीक है. उतने ही इंटरवल डेल्टा टी में दूसरे एंड पे V2 डेल्टा टी फ्लूइड मूव कर गया होगा. दो सिलेंडर बन गए. इस एंड पे सिलेंडर दूसरा दिखाई देता है, दूसरे एंड पे दूसरा दिखाई देता है, बराबर है. तो व्हाट इज द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट लेफ्ट एंड? जो बाएं में जो एंड दिखाया था उसमें वर्क डन कितना है? वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी होता है ना. तो F कितना है? प्रेशर अगर P1 है, P1 इंटू एरिया 1 इज द फोर्स एट दैट एंड. लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो, ठीक है. तो फोर्स हो गया, कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया V1 डेल्टा टी. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था V1 डेल्टा टी अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो P1 हो गया और उसके साथ में हो गया A1 V1 डेल्टा टी. तो A1 V1 डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी टाइम में वॉल्यूम एंटर्ड, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया A1 V1 डेल्टा टी. डेल्टा टी टाइम में जितना पानी एंटर किया है सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम हो गया डेल्टा वी, बराबर है. तो दूसरे एंड पे भी डेल्टा वी होगा. दूसरे एंड पे जहां पे पानी निकल रहा है वहां पे भी जो है वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड कितना हो? वर्क डन ऑन द अदर एंड देख लो, P2 A2 V2 डेल्टा टी या P2 डेल्टा वी. जितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर एक एंड में एंटर हुआ था उतना ही वॉल्यूम ऑफ द वाटर दूसरे एंड पे लीव हो रहा है, ठीक है. तो ये क्या है? वर्क डन ऑन द फ्लूइड कितना हुआ? वर्क डन बाय द फ्लूइड तो ये हो गया दूसरे एंड पे, वर्क डन बाय द फ्लूइड P2 डेल्टा V. तो वर्क डन ऑन द फ्लूइड कितना हुआ? माइनस P2 डेल्टा V. तो टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड कितना हुआ? तो वर्क डन एट वन एंड प्लस वर्क डन एट द सेकेंड एंड, दोनों को प्लस किया तो ये माइनस साइन के साथ में है. तो W1 प्लस माइनस W2 इट गिव्स अस P1 माइनस P2 डेल्टा V. P1 माइनस P2 डेल्टा V इज द वर्क डन बिटवीन द टू एंड्स, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ठीक है. अब जो है डेल्टा M कितना हुआ? मास एंटर्ड. डेल्टा M इन डेल्टा T टाइम इज रो A1 V1 डेल्टा T या रो डेल्टा V इज द मास एंटर्ड एट वन एंड, ठीक है. तो चेंज इन द पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? mg डेल्टा m इंटू जी H2 माइनस H1. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. आप इसको आप ऐसे कह सकते हैं m1 g H2 m2 g H1 m1 m2 g H2 माइनस m1 g H1. बाकी को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से mg तो g डेल्टा v H2 माइनस H. देखिए डेल्टा m कितना है? डेल्टा m रो एंड डेल्टा v और ये हो गया g, ठीक है. H2 माइनस H1 ये आ गया. तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स. इस तरह काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस इज हाफ डेल्टा m मास जो है वो एंटर हो रहा है, ठीक है. तो डेल्टा m इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा m V1 स्क्वायर. तो फॉर्मूला देखिए, डेल्टा m यहाँ रख दिया है, V2 स्क्वायर माइनस V1, डेल्टा m की वैल्यू रो डेल्टा V यहाँ पे रख दी है, बराबर है. तो ये डेल्टा के हो गया. तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम दूसरे फॉर्म में लगाएंगे. कैसे लगाएंगे? डेल्टा ई चेंज इन द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. इस फॉर्म में लगाएंगे. डेल्टा यू इज इक्वल टू या डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी. तो चेंज इन द टोटल एनर्जी P1 माइनस P2 डेल्टा V ये रहा ऊपर. वर्क डन किया गया है ना, इज इक्वल टू वो एनर्जी में चेंज होगा हाफ
रो डेल्टा वी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी डेल्टा वी H2 माइनस H1। समझ में आ गया? अब इन दोनों को इधर का उधर लेके जाएंगे, ये डेल्टा वी से डिवाइड कर दो, कट जाएगा, तो P1 माइनस P2 इतना हो गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। दैट यू विल बी डूइंग योर सेल्फ ऑन योर नोटबुक, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सो वी कम विद P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2। तो ये पहले एंड पे है, लेफ्ट साइड एंड की बात हो रही है। प्रेशर 1 हाफ रो V1 स्क्वायर यहाँ पे और रो जी Y1 यहाँ पे। तो रो जी Y1 क्या है? यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और इधर साइड में भी यही तीन टर्म है, प्रेशर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। दिस इज नोन एज द बर्नौलीज इक्वेशन। इसको हम याद कैसे करेंगे? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो बर्नौलीज इक्वेशन को हम याद कैसे करेंगे? किसी भी इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड फ्लो में, किसी पाइप में ये कांस्टेंट रहता है। दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। समझ में आ गया बर्नौलीज इक्वेशन क्या है बच्चों? दिस इज द वेरी फेमस बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस आर वेरी वाइड। तो बर्नौलीज इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, ये जो V स्क्वायर बाई 2 रो V स्क्वायर बाई 2 था ना, हाफ रो V स्क्वायर बाई 2, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट। एक तो हो गया प्रेशर, फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया हाफ रो V स्क्वायर, यहाँ पूरा लिखा नहीं, हाफ रो V स्क्वायर बाई 2 एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच। ये जो है इनका सम कांस्टेंट रहता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फ्लूइड मस्ट बी आइडियल। इफ द फ्लूइड इज नॉट आइडियल देन द बर्नौलीज इक्वेशन विल नॉट वर्क। बर्नौली इक्वेशन ideally applies to fluids with a zero viscosity and non viscous fluids, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल है या बहुत हल्का वाला जो है जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत कम है। तो ये हुआ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन बर्नौलीज थ्योरम। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है? फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब फ्लूइड को कंप्रेस करेंगे, आसानी से कंप्रेस हो गया तो क्या मतलब है? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, उसका वॉल्यूम में चेंज या डेंसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। अब इस बर्नौलीज इक्वेशन को जरा देख लो कि व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, हाइड्रोस्टैटिक्स में इसको अप्लाई करते हैं तो क्या है? फ्लूइड रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो दोनों साइड में P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H2। दोनों तरफ लगाने में क्या होगा कि ये V वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो P प्लस रो जी H बचेगा। तो P प्लस रो जी H कॉन्स्टेंट होगा, तो P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 एंड P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1। ये हमने पढ़ा है क्या? किसी डेप्थ पे H2 माइनस H1 डेप्थ पे जाने पर, H डेप्थ पे जाने पर प्रेशर डिफरेंस दो एंड में कितना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक्स में भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। So here at this point we will be stopping our lecture. Next topic will be the Torricelli law, the speed of a flux. Okay? And all these are applications of the Bernoulli equation. Till then, goodbye. Quick Deal, a marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.